बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया। मैं हूँ उसामा तैयब। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे इंतहाई ही अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया। PIA का तैयारा लैंडिंग से पहले क्रैश कर गया। इसमें बहुत सी जानें, 100 से ज़्यादा लोग जो है वो इसमें शहीद हुए हैं। 2 लोगों के बचने की भी इब्तदाई तौर पर जो है वो इतलात आई हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे। इतनी मुतअद्दिद कीमती जानें गई, आज इस हादसे की नज़र हो गई। कितने अपग्रेड हैं PIA के तैयारे, इसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि तहकीकात के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये कहा है कि इसकी तहकीकात की जाएँ। क्या तहकीकात सही तौर पर हो पाएंगी, आवाम के सामने नताइज इसके आएंगे या नहीं आएंगे, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वो लोग जो जानते हैं कि किस तरह से मशीनरी काम करती है, वो भी ये कहते हैं इस हवाले से कि जब 100 दिन या इससे ज़्यादा देर तक अगर एक मशीनरी खड़ी रहती है तो उसको आपने किस तरीके से चेक करना है, का आम आदमी भी जानता है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि गफलत कहाँ पर हुई है। उसके बाद चीनी रिपोर्ट आई, उसके अंदर अपने पराये सब उसकी लपेट में आ गए हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। सियासत की जा रही है क्या, इसके ऊपर अब नून लीग की जानिब से इस पर भी बात करेंगे। और आखिरी हमारा टॉपिक होगा कोरोना के हवाले से कि आवाम इसको किस संजीदगी से ले रही है। आवाम के लिए ये फैसला किया गया कि लॉकडाउन में नरमी कर दी जाए, बल्कि ऑलमोस्ट लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है, लेकिन आवाम इसको अभी तक संजीदगी से नहीं ले रही। और जिन इदारों ने इसके ऊपर अमल दरामद करवाना है, जो SOPs बनाए गए हैं, वो इदारे भी शायद अपना रोल उस तरीके से प्ले नहीं कर पा रहे। ये हमारे आज के मौजूआत। सीनियर सहाफ़ी एनालिस्ट नासिर नकवी साहब हमेशा की तरह हमारा साथ दे रहे हैं। हमेशा की तरह एहतशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हमारा साथ दे रहे हैं। और हमें ज्वाइन किया सलमान आबिद साहब, सीनियर कॉलम निगार हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। सलमान साहब, आपने आज के प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। मैं नकवी साहब आपकी तरफ आऊँगा। बहुत ही एक अफसोसनाक आज ये हादसा पेश आया ईद से चंद रोज़ कबल। और जो अमला था तैयारे का, वो सारे लोग, उनका ताल्लुक लाहौर से था। ईद के लिए लोग जा रहे होंगे अपने घरों में करने के लिए, तो ये वाक़या पेश आ गया। सर, तहकीकात का कहा गया है, क्या उम्मीद है आपको? देखिए, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ये ज़ाहिर है पूरी कौम को इस पर गम है, अफसोस है। लेकिन बात यह है कि जो हादसा पेश आया वो बिल्कुल देखें अपनी मंजिल पे पहुंचने से सिर्फ 1 मिनट या 2 मिनट पहले हुआ। अगर हम अपने PIA की तारीख़ को देखें तो ये तकरीबन 14वां वाक़या है और 13 वाक़े इससे पहले भी हो चुके हैं। और उसमें एक वो हादसा भी हुआ जिसमें C-130 खुसूसी तौर पे गिराया गया था, जिसमें सदर ममलकत थे और हमारे सिपह सालार थे, जर्नैल थे, हमारे सारे थे। वो भी हादसा हम लोगों ने बर्दाश्त किया। आज का हादसा जो है ये इसलिए भी है कि ईद करीब है और चंद लम्हे रह गए थे, लैंडिंग हो रही थी। लेकिन अगर हम गौर करें तो PIA का जो पहला हादसा हुआ था वो 20 मई 1965 को हुआ था कायरा एयरपोर्ट पे, और वो भी लैंडिंग के करीब था। और उसमें 124 अफराद की जानें गई थी, जिसमें 22 हमारे सहाफ़ी दोस्त थे, यानी हमारे सीनियर्स थे, हमारी बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले थे। 22 अफराद वो भी शामिल थे। उससे लेके अगर ये हम 20 मई 1965 से लेके अब तक देखें तो आज ये 14वां हादसा है। हर हादसे के बाद अफसोस का इजहार भी किया जाता है, मुख्तलिफ़ हुकूमतों के दौर में हुए, और तहकीकात की बात भी होती है, और तहकीकात जो है फिर दाखिल दफ्तर भी हो जाती है। कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आती, क्योंकि देखें इसमें टेक्निकल ख़राबी है। और कहते हैं कि आखिरी दफ़ा जो पायलट ने बात की उसने यही कहा कि कोई टेक्निकल ख़राबी महसूस कर रहा हूँ, और बस जो अल्लाह को मंजूर, रब कायनात ने करम किया, थोड़ा सा रब मोजज़ात ने मोजज़ा दिखाया। तो 2 अफराद या 3 अफराद हैं, एक ज़ुबैर साहब हैं, एक अंसार नकवी साहब हैं, एक ज़फ़र साहब हैं। इनकी मतलब मोजज़ाना तौर पे बच जाने की ख़बर मिली है, लेकिन ज़ख्मी हालत में। हम आप सब दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे और वो ज़िंदगी उनकी बहाल हो जाए। लेकिन बात यह है, क्या ये हादसा इसी तरह होते रहेंगे? इसमें गलती कहाँ है, किसकी है, और कब पकड़ी जाएगी, क्या होगा? हर हादसे पे हर जानिब से पूरी कौम ये कहती है तहक़ीक़ात करें, और सदर ममलकत हों या वज़ीर आज़म हों, वो यही कहते हैं हम तहक़ीक़ात करेंगे, गैर जानिबदार तहक़ीक़ात होंगी, और टेक्निकली तौर पर उसको फिर हम पूरी कौम नाकआउट हो जाएगी, और ये सब्र हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन दुनिया में हादसात होते हैं और इसी तरह होते हैं, और एक टेक्निकल चीज़ है उस हवाले से। लेकिन जो ज़िम्मेदार लोग हैं, जो इंजीनियर्स हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि इंसानी जानों का मसला है और कौमी नुकसान का मसला है,
चाहे हमारा हो या किसी और का हो, तो उनको अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी अदा करनी चाहिए। अल्लाह करे कि ऐसे हम हो सकें, हमारी PIA एयरलाइंस जो कौमी एयरलाइंस वो इस काबिल हो सके कि हम बच सकें। हमने 72 सालों में 14 हादसे करके हमने सैकड़ों जानें ज़ाया कर दी। अब किसकी गलती थी, कहाँ थी, क्या हुआ, ये किसी को नहीं अभी तक पता लगता। कभी ये छोटी मोटी बात सामने आ जाती है, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं होता। आप ये सोचें कि उन घरों में 117 अफराद के जो है घरों में क्या क़यामत होगी कि ईद से 2 दिन पहले क्या हुआ, वो ख़ानदान तबाह हो गए, बर्बाद हो गया। लेकिन अल्लाह उन्हें सब्र जमील दे, अल्लाह मरहूमीन के दर्जात बुलंद करे। ये हादसाती मौत है और ये भी एक शहादत की उसमें आती है। तो हम तो दुआ कर सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि उम्मीदों से उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसी तहकीकात हों जिससे अवाम भी मुतमईन हो, हुकूमत भी मुतमईन हो और आइंदा के लिए कोई मुस्बत रास्ते निकलें। वरना सिर्फ ज़बानी कलाम ही हम भी यहाँ बहस करते रहें, लोग बातें भी करते रहें, तहकीकात होती भी रहे और उसके बाद कुछ नहीं होता। अब आप ये देखें कि 14 हादसे कोई मामूली बात नहीं है। या वो जो हादसा हुआ था उसका क्या हमने कर लिया जिसमें बहुत बड़े लोग मारे गए थे, वो एक साजिश थी। लेकिन ये जो आम PIA के जहाज़ हैं इनमें तो साजिश नहीं होती ना। कभी सामने एक भोजा एयरलाइन का भी तैयारा इसमें हुआ था। और अगर साजिश है तो वो भी सामने आनी चाहिए। साजिश है तो सामने आनी चाहिए और मुजरिमों को सामने लाके सजा दी जाए ताकि उससे लोग इबरत हासिल करें। मैं तो यही कह सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है। शाम साहब, सर क्या कहेंगे, बड़ा दिल दुखा हुआ है आज पूरी पाकिस्तानी कौम का। पहले जो इस वक्त पूरी दुनिया जिस पेंडेमिक से लड़ रही है, उसके बाद ईद करीब है, कुछ थोड़ा सा लॉकडाउन में नरमी हुई, लोगों ने शॉपिंग्स करना शुरू की, अपने घर जाना शुरू कर दिया और आज ये हादसा आ गया। सर देखिए सामा, जो जिनका अभी नासिर बात कर रहे थे 15 इस तरह के बड़े हादसा जो PIA को हुए हैं और उसमें जो साजिश का एलिमेंट जो आया वो एक ही में आता है। वो जौलक का जो जहाज था C-130 था वो तो। हाँ जी, PIA जो भी जहाज था। हाँ, जी जी PIA का नहीं, मतलब पाकिस्तान का एक जहाज जी, यकीनन। तो बाकी जितने भी क्रैश हुए डेफिनेटली अल्लाह की रजा इसमें। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ये बात मानी जाएगी कि भी तहकीकात होनी चाहिए, पता चलना चाहिए, बहुत सारे आसात हैं। लेकिन इसके बारे में उसामा पर्टिकुलर जो डिटेल्स सामने आई हैं कि ये 15 साल पुराना जहाज था, अपग्रेडेड जहाज था PIA का, एयरबस C-70 एलिमेंट। और उसमें वो कहते हैं कि इसमें ऐसी चीज़ नहीं थी कि कोई ऐसी वजह हो सके कि खुदा ना खास्ता तो खराबी वाली बात हो सके, सिवाय इसके कि वो कहते हैं जी लैंडिंग गियर जो है ना वो नहीं खुला। वो ऑटोमेटिकली होता है, लेकिन एट टाइम ये भी होता है, वो कहते हैं कि बाज़ औक़ात वहीं पे मैकेनिज्म ऐसा होता है, मैनुअल भी हो जाता है, लेकिन मैनुअल की भी कोशिश की कि नहीं हुआ। अब अफसोसनाक बात यह है कि आपको याद होगा इसके पहले जो हादसा हमारे अभी पिछले दिनों एयरफोर्स के जहाज का हुआ था, उस पायलट ने, ये 23 मार्च से पहले की बात है। मैं एक सवाल इस पर छोटा सा कर लूँ आपसे। ये जो आप इसकी लैंडिंग गियर की बात कर रहे हैं, मेरा इतना आई एम सॉरी कि नॉलेज नहीं है इसके बारे में। ये जहाज के जो कप्तान है उसने जो बात की, उन्होंने कहा कि आई लॉस्ट माई इंजन, तो ये दो अलग चीजें हैं। देखिए, दो बातें की जा रही हैं। एक तो कहा जा रहा है कि वह सुनता था एयर मार्शल आबिद राव साहब रिटायर्ड है, वो कह रहे हैं कि एक इंजन अगर खराब हो जाए तो दूसरे इंजन की मदद से भी आप साथ उसमें लैंड हो सकते हैं। लेकिन लैंडिंग गियर अगर नहीं खुलता तो फिर उसमें क्या होता है, दो तरीके होते हैं वो कि जी आप फिर यह है कि आप उसको ऐसे उतार लेते नीचे और वो जहाज जो खिसकने के बाद क्या एक पर्टिकुलर लफ्ज यूज कहते हैं कि वो पहली लैंडिंग कर लेता है, तो उसमें हादसात की गुंजाइश नहीं होती। अब सवाल जो बड़ा है ना उसामा, जो सारे जिक्र कर रहे हैं, एक तो अफसोसनाक वाकया, मतलब कल परसों ईद होने जा रही है, और फिर ये कि वो देखे वो लोग जो बैठे अब इंतजार कर रहे थे कि कराची में जहाँ पे जाके अभी तक नहीं पता चल पाया कि कितने लोगों की शहादत हुई है, कितने लोग वहाँ पे जल मरे हैं, क्या हुआ है। अभी तक आप देख लें आप पहुंचे हुए हैं, कितने मकान हैं, कितने लोग हैं, कोई डिटेल नहीं आ रही। सवाए इसके मुझे 3:30 बजे BBC वालों ने इंटरव्यू किया था, मुझसे उन्होंने पूछा तो मैंने उनको यही बात की। मैंने कहा जी इसके बारे में अभी कुछ नहीं पता। उस तक की पहली इतला आई थी कि 99 जो पैसेंजर थे, 8 जो है ना वो क्रू के मेंबर थे, जिनकी सबकी शहादत हुई, सबकी डेथ हो गई। मैंने कहा जी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन और सारे कंसर्न अथॉरिटीज और उसके बाद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग वहाँ पहुंचे हुए हैं और वो ये चाहते हैं कि पूरी तरह पता चल जाए। वो कहते हैं जी ये हादसा तो हो गया, लेकिन जो लोग आम लोग मरे हैं शहरी आबादी के ऊपर, क्या वजह है। वो इस तरह के सवाल थे कि जहाज क्या कोई एयरपोर्ट बिल्कुल आबादी के ऊपर था। मैंने कहा जी नया एयरपोर्ट बना है, वो दूर है आबादी से,
बड़ी कोशिश करने के बाद वहाँ पे लेके आए जहाज को, लेकिन अल्टीमेटली अल्लाह की रजा लैंडिंग गेट भी खुला, एक इंजन काम कर रहा था नहीं कर रहा। ये सारी चीजें तहकीकात के बाद आएंगी। लेकिन उसामा असल बात यह है कि एक पहले जिस तरह अभी नासिर जिक्र कर रहे थे, एक कितनी मुश्किल से हम गुजर रहे हैं, कितनी शहादतें, कल देखे 50 लोगों को बाद में हम जिक्र करेंगे, एक दिन में मारे गए, उनकी भी मैं कहूँगा शहादत हुई कोरोना की वजह से। अब ये हादसा पेश आया, बैक टू बैक इस तरह की मुश्किलात है। अब होना चाहिए कि इसके बारे में तहकीकात हो। और दूसरा ये PIA के जहाज, इसके बारे में बहुत लोग बातें करते हैं कि अपडेटेशन प्रॉपर हुई है कि नहीं हुई, फिर लीज पे जहाज कुछ लिए हुए हैं, नए जहाज एक कर्जे से लेना चाहते हैं, नए जहाज मिलते नहीं है। और बाई दी वे कहा जाता है कि जो जहाज की कंपनियां बड़ी, एयरबस और जो जॉइंट वेंचर फ्रांस का और इंग्लैंड का और दूसरे बोइंग अमेरिका में बनते हैं, तो कहते हैं कि आज अगर उसामा आप ऑर्डर करेंगे तो कम से कम 5 से 10 साल का ऐसा लगता है आपके ऑर्डर पूरा करने में। इस कदर, बल्कि मैं देख रहा था पिछले दिनों था कि UAE की जो 3 बड़ी एयरलाइन है, उन्होंने सबसे ज्यादा ऑर्डर किए हुए 125 के करीब जहाज। वो कंपनी कहती है कि हम तो पहले नहीं पूरे कर सकते, आप तो कैसे थे। तो होता क्या है कि हमारी जैसी एयरलाइन जो है ना, वो फिर लीज पे लेती है जहाज, और फिर उसमें पुराने भी कुछ आ जाते हैं, कुछ ऑब्जेक्शनेबल चीजें भी सामने आती है। अब तो सारा तहकीकात के बाद ही पता चलेगा। बिल्कुल सही है। मैं जरा आगे बढ़ता हूँ जी, सारी कौम मिलकर आएगी। सलमान साहब तहकीकात पे आ जाते हैं, कुछ आप अगर तासरात का इज़हार ज़रूर करें, लेकिन जो असल चीज़ है वो यही है कि इस बात को मेक श्योर करें कि नेक्स्ट जो है वो कम से कम कर दें। ज़ाहिर है कि हमारा कंट्रोल तो नहीं है चीज़ों के ऊपर, लेकिन जिस हद तक हम अपने इंसानी गफलत को दूर करने में रोल प्ले कर सकते हैं वो किया जा सके। लेकिन अफसोसनाक वाक़या है, सानिया है बड़ा। लेकिन मसला ये है कि क्या हम इस तरह के वाक़यात से या इस तरह के हादसात से कोई सबक सीखते हैं? माजी में जैसे भी नकवी साहब ने भी कहा, इत्शाम साहब ने भी कहा कि जो वाक़यात हुए, हमने उसके ऊपर एक रिएक्शनरी अप्रोच अपनाई, बड़ा सख्त रिएक्ट किया, कहा इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, कमीशन बनेगा, फलां करेंगे, ये होगा, किसी को रियायत नहीं मिलेगी, आइंदा के लिए फ्यूचर स्ट्रेटजी डेवलप की जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर हम कर नहीं पाते। और सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के वाक़यात की कोई इस तरह की रिपोर्ट भी सामने नहीं आती जो इसको आइडेंटिफाई कर सके कि जनाब ये वो वाक़यात थे जिसकी वजह से या वजूहात थी जिसकी वजह से वाक़या हुआ है। तो अब भी हम उम्मीद कर सकते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते कि कोई इन्वेस्टिगेट होगी। और इमरान खान साहब को ख़ास तौर पर इसके अंदर अपना रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि जो PIA है, और ये बिल्कुल सही बात की है नकवी साहब ने कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो क्रेडिबिलिटी है उस पर सवालात उठने शुरू हो गए हैं। आज मैं सोशल मीडिया का ट्रेंड देख रहा था, जिस अंदाज से PIA के ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा था। हालांकि हादसा तो देखिए दुनिया भर में होते हैं, हर दुनिया के अंदर एयरलाइन जो है कोई ना कोई हादसा उसका हो जाता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आपके इदारों की लेजिटिमेसी जो है वो क्वेश्चन मार्क हो जाए, तो फिर वो वहाँ पर जो है ना एक सवालिया निशान लग जाता है कि आप इदारे किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं। और पाकिस्तान जैसे माशरे में जहाँ इदारों की हालत जो है वो पहले ही बहुत पतली है, और वो पहले ही हम उनके ऊपर सवालात उठाते हैं कि इदारे खुद मुख्तार नहीं है, वहाँ सलाहियत नहीं है, या सलाहियत है तो सियासी मुदाखलतें बहुत हैं, और अगर सियासी मुदाखलतें हैं तो साथ साथ जो है फिर उसके अंदर मनमानी अकरा परवरी है। तो ये सब चीज़ें उसके अंदर आती हैं। लेकिन अब इसका वे आउट तो मैं समझता हूँ फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट में यही है कि एक फेयर अकाउंटेबिलिटी हो, एक फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, और उन जिम्मेदारान को आइडेंटिफाई किया जाए जिनकी वजह से वाकया हुआ है, और उनको आप अकाउंटेबल करेंगे। एक्सपेक्टेशंस क्या है? मौजूदा हुकूमत में पहला वाकया है। मेरा जाती ख्याल है कि जैसे माजी के अंदर हुआ है, हम कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन शायद इस वाकये की भी नहीं देख सकेंगे। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की वजूहात क्या है? उसकी वजूहात हुकूमत तो नहीं है ना, तो ये तो एक नए उसके साथ में हुकूमत के हाथ से आगे निकलकर बात जो है, जब इदारे हैं, देखिए ना, हुकूमत ने इन्वेस्टिगेशन किसके थ्रू करनी है? मुख्तलिफ इदारों की मदद से करनी है, इदारों के साथ। और पहले भी हुकूमतें बनाती रही हैं इस तरह की इन्वेस्टिगेशन, लेकिन क्योंकि हम वो नताइज हासिल नहीं कर पाते, किसी को हमने बचाना होता है, किसी को हमने डिफेंड करना होता है, किसी के अंदर हमने कहा था पोचा पाची मारते हैं, चले छोड़े इसको अगली दफ़ा देख लेते हैं। तो जब हम इस तरह की कंप्रोमाइजिंग की पॉलिटिक्स में जाते हैं, इस तरह के मफामत एटीट्यूड अख्तियार करते हैं, जो कि इस हुकूमत के अंदर भी हमें वो एलिमेंट्स तो नजर आएंगे ना, और वो हैं, क्योंकि जिस अंदाज से हुकूमत ऑपरेट कर रही है उसके अंदर भी बेशुमार क्वेश्चन मार्क तो हैं। अभी इमरान खान साहब ने एक कमीशन रिपोर्ट निकाल दी है, लेकिन अगर वो इसको भी इन्वेस्टिगेट कर दें और एक जानिबदार, एक जिसे कहते हैं कि इन्वेस्टिगेट कर दें, तो हम उनको क्रेडिट देंगे, हुकूमत को, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं आती और वैसे ही रोल प्ले किया जाता है जैसे माजी की हुकूमतें करती रही हैं, तो फिर क्वेश्चन मार्क तो चाहे वो माजी की हुकूमत और चाहे आज की हुकूमत, तो वो सवालिया निशान तो रहेगा कि इस तरह के हादसात की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और प्रॉपर जिम्मेदारों का तयन, और उस जिम्मेदारी की तयन के बाद उनको अकाउंटेबल क्यों नहीं किया जाता, क्या वजह है, उसके ऊपर फिर हमारे सामने सवालात उठ खड़े होंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा नकवी साहब, तो ये बताइएगा कि कैसे कंट्रोल किया जा सकता है इन हादसात को? क्या नेचुरल एक चीज़ है या इंसानी गफलत का आप समझते हैं कि एलिमेंट इसके अंदर आ सकता है, या इदारे के अगर बात की जाए तो उनके भी हाफ पे कुछ गलतियाँ जो हैं वो उनको कंट्रोल किया जा सकता है और हम इस तरह के हादसात से बच सकते हैं? देखिए, हम जैसों हमें जाना है ऐसे चलना है। हम जैसों की हमेशा से ये तख्तियार है कि कौमी अदारे जो हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए,
और उनको मजबूत बनाना चाहिए। हुकूमतों का फ़र्ज़ है कि उनको आज़ाद भी करें और उनको मुस्तहकम भी करें। बदकिस्मती से PIA जो है वो गुज़िश्ता कितने सालों से आप देखें मुतनाज़ा बनी है। कभी उसके चीफ़ को मुतनाज़ा बना दिया जाता है, कभी वहाँ यूनियन बाजी के मसाइल खड़े हो जाते हैं, फिर उनके पुराने जहाज़ जो है उनका मसला है। कभी यही होती थी बाकमाल लोगों की लाजवाब परवाज़, किसी को कहते थे PIA को, और हम नहीं गैर मुल्की लोग भी यही कहते थे। बल्कि जितनी इर्द गिर्द आपकी जो दूसरी एयरलाइंस बनी हैं, चाहे वो एमरेट्स हो सर, ये या कोई मिडिल और ईस्ट हो, सारा का सारा हमने सारा बनाया। मिडिल ईस्ट हमारे PIA के लोगों ने जाके उसको बनाया है, उसको पाँव पे खड़ा किया है। तो फिर हमारे यहाँ क्यों ये कमज़ोरी है? कमज़ोरी इसी वजह से है कि हम अदारों को आज़ाद नहीं करते हैं, हम अदारों को इस्तेकाम नहीं देते हैं, हम अदारों को में पसंद नापसंद का ख्याल करते हैं, मनमानियाँ करते हैं। तो ज़ाहिर फिर रिज़ल्ट तो ऐसे ही निकलेगा। अब आसमान से अल्लाह मियाँ ने तो आके इनको नहीं ठीक करना, इनको इंसानों ने ही, इंसानों के अदारे हैं, इंसानों ने ही ठीक करना है। तो हम लोग अगर ये नहीं ठीक करेंगे तो फिर हमें इन हादसात के लिए तैयार रहना चाहिए। इंसानी गफलत या इंसानी गलती जो है वो इंसान तो गलती का पुतला है, उससे हो सकती है। लेकिन बात तो यही है कि किसको तहकीकात के बाद किसको मरूद इल्ज़ाम ठहराया गया और उसको क्या सज़ा दी गई, क्या उसको सिर्फ मुअत्तल करके फारिग कर दिया गया, क्या उसको सिर्फ ओहदे से हटा दिया गया। वो चंद महीनों के लिए, हाँ, जब चंद महीनों के लिए, मतलब सिर्फ तस्वीर को मंजर से हटाने मंजर से हटाया, हटाने फिर के वापस काम ले होगा, आए। तो जाहिर है रिजल्ट नहीं मुस्बत निकल सकता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा एहतिशाम साहब, आपको क्या एक्सपेक्टेशन है मौजूदा हुकूमत से? हम इदारों को आज़ाद करने की बात कर रहे हैं या इदारों को अपना रोल प्ले करने की स्पेस देने की बात कर रहे हैं। इस हादसे के बाद कुछ तब्दीली नज़र आएगी हमें? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। हमारे यहाँ अदारे ही छोड़े ही नहीं है उनको बहाल करना, उनको रिवाइव करना, उनको इस हालत में कर देना कि वो दोबारा से प्रॉफिटेबल हो जाए। अभी PIA की मिसाल ले लेते ना, एक मुद्दत के बाद अरशद मलिक साहब, एयर मार्शल अरशद मलिक साहब जिनको लेके आए, उन्होंने रिमार्केबली जो है टर्न अराउंड करने की कोशिश की। अभी आप देख लें कि उन्होंने 8-10 महीने में वहाँ पे ले आए थे कि उनका खसारा कम करते करते ब्रेक इवन की तरफ जा रहे थे। वो फिर बीच में फिर वही मुतनाज़ा हो गया, लेके चले गए, फिर वही मुतनाज़ा बन गया। जी हाँ, मुतनाज़ा बना दिया गया। फिर आप अच्छी बात ये हुई नकवी साहब की कारकर्दगी इतनी अच्छी थी कि उसी सुप्रीम कोर्ट ने जिनको हटाया तो उन्होंने खुद उसको बहाल किया। उसकी वजह है कि उन्हें पता चल गया कि जी बयानदार आदमी है, जाती तौर पे ना मैं जानता हूँ कौन है, शायद आप जानते हो, मैं बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन कहते हैं कि उन्होंने बड़ा शानदार काम किया। उन्होंने यूनियन बाजी जो है ना उसको नकेल डाली। उन्होंने जो आए दिन ये पाल्पा वाले बदमाशी दिखाते थे मादत के साथ, हमारे पायलट एसोसिएशन वाले कि जी हम नहीं हड़ताल है, नहीं जाएंगे, हमें इतने पैसे दें, हमें ये फैसिलिटीज दें, वो उन्होंने उनको कंट्रोल किया, एक तरीके से किया उन्होंने। वो एयरफोर्स की अपनी एक टीम में 3-4 बंदे और लेके आ गए थे, बड़े क्लीन आदमी लेके आ गए थे, उससे बड़ा फर्क पड़ा। मादत के साथ यही चीज हमारे प्राइम मिनिस्टर भी करना चाहते हैं, लेकिन इस पर भी हम बात करेंगे। जिस तरीके से इर्द गिर्द उनके सामने आए हैं वो खराबी की तरफ लेके जा रहे हैं, कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। अब PIA के बारे में बहुत अरसे के बाद ये अच्छी खबरें आना शुरू हुई हैं कि यार ये वही एयरलाइन है। मुझे याद है मैं 86 में पहली मरतबा अमेरिका गया, वापस में आ रहा था तो एयरपोर्ट लंदन में मैं रुका, फ्रांस अपना पेरिस एयरपोर्ट पे, मुझे इंग्लैंड जाना था, को 5-4 घंटे का स्टॉप ओवर था। उसामा, मैंने देखा कि जितने एयरलाइन है उनके सारे के सारे वो खाली पड़े हुए हैं, हमारी एयरलाइन पे जबरदस्त लोग लाइन में लोग खड़े हुए, हर तरह के लोग। फिर मैंने वहां जाके पूछा अपने पाकिस्तानी जो पायलट थे और वहाँ पे हमले के लोग थे, कहने लगे हमारी सर्विस अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी है कि सारे लोग को प्रेफर करते हैं पाकिस्तान के PIA पे ट्रैवल करना। एक वो सूरत हाल थी और एक सूरत हाल अभी जिस तरह बात हो रही थी, दुकानों को हाथ लगाया जाता है कि और हाथ लगाया जाता है। मतलब है कि हमने बाहर की मलेशियन एयरलाइन को हमने तैयार करके दिया, फिर आप उसके बाद देख ले मिडिल ईस्ट वालों की 2-3 हमारे अदारे हैं उनको किया उन्होंने। अब सवाल ये है कि जी क्या कैपेसिटी है, कोई भी हुकूमत किसी को अथॉरिटी देती है, कुछ सरबराह बनाती है, क्या उसके साथ एक्सेप्ट करती है इस बात को भी कि भाई उसके गिर्द आने वाले दिनों में लोग उसको तंग करेंगे, मामला खराब करने की कोशिश करेंगे, एक फ्री हैंड दिया जाएगा। मैंने कहा जब फ्री हैंड नहीं दिया जाता, जब फ्री हैंड दिया जाता है उसके बाद फिर वक्त आ जाते हैं जिनके लोग होते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट, और फिर सारों का सारा आप देख लें पोलिटिकल इंटरेस्ट बीच में आता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। अभी चल के आगे चल के बातें करेंगे, वो भी आप देख लें, चीनी की रिपोर्ट आ गई है, सब कुछ हो गया, कुछ भी नहीं होना। मतलब ये तो आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा। अभी भी वही कह रहे हैं कि केसेस भेजे जाएंगे FIA में, नैब में और फलानी जगह पे। आप मुझे बताएं कभी नैब FIA ने फैसले किए, वो आप पहुंच जाएंगे, मैं पहुंच जाऊंगा, वो मामला वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो सवाल तो ये कि अदारों को बहाल करना, रिवाइव करना, ये इतना जरूरी है। एक आध अदारे के अलावा सब कुछ हमने तबाह करके रख दिया। वहीं पे हमारा बेस्ट इंतजाम हुकूमतों का भी आता है,
सियासी जमातों को भी आता है। अभी आप देखें ना, मैं वैसे ये आइडेंटिफाई करने में नाकाम रहा हूँ कि वो एक दो इदारे जिनको आप कह रहे हैं वो कौन से दो इदारे, एक या दो इदारे हैं? लेकिन एक तो अदारा फौज का जाएगा ना, आप लाख उससे इख्तलाफ करें। अच्छा नहीं, मेरे ज़हन में आया था लेकिन जिसारत नहीं कर रहा था मैं बोलने। नहीं मैं जिसारत करें, मैं देखो लाख इख्तलाफ के बावजूद ब्रूस रेडल एक आदमी है, 3 हुकूमतों का चीफ रहा है अमेरिका की, CIA का चीफ रहा है उसामा। उसने 2005 में किताब लिखी थी और कहा था 2010 में पाकिस्तान टूट जाएगा। फिर उसने 2011 में उसने ओपनली माजरत की, उसने कहा जी मैं माफी मांगता हूं कि मैंने गलत मेरी असेसमेंट थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान इसलिए वजह कि पाकिस्तान का एक ही अदारा यूनाइटेड है, खुदा ना खास्ता वो है फौज। अगर आप पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हो तो अपनी इनकी फौज को पहले तोड़ें। देखिए आप लाख इख्तलाफ करें, आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। नहीं सर, फौज से किस चीज का इख्तलाफ है? जिस तरीके से पॉलिटिकल स्पेस उनको दी जाती है हमारे सियासी लोगों की वजह से, सियासी लोग काम नहीं करते, नतीजतन उनको मौका मिलता आगे आने का। तो सवाल ये है कि बड़े इदारों में तो वो की अदारा रह गया। सर ब्रेक पे जाना रहेंगे। सलमान साहब आपसे मुझे सवाल करना है आखिरी इस टॉपिक के हवाले से, फिर अगले टॉपिक पे चलेंगे। शॉर्ट ब्रेक, नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। सलमान आबिद साहब, मुझे इस साथ जो तैयारी का हादसा है उसके हवाले से आखिरी सवाल आपसे ये पूछना है, फिर अगले हमारे मौज़ूआत हैं उसके ऊपर हमने जाना है। तहकीकात का कह दिया जाता है, शायद होती भी हो तहकीकात, आवाम के सामने नहीं लाया जाता उनको, उसकी क्या बड़ी वजह हो सकती है? अकरबा पर भी परवरी के अपने लोगों को बचा लेना उसके अंदर और बाद में उनको फिर से रिस्टोर कर देना। उसमें एक बुनियादी रीज़न ये होती है कि आप पॉलिटिकल कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं। आप जो लोग उसके अंदर अकाउंटेबल होते हैं, आप उनको अकाउंटेबल करना नहीं चाहते। आपके अंदर उसमें सियासी मसलेहतें आ जाती हैं, ये भी जमहूरियत का हुस्न है। हाँ, इंतजामी मसलेहतें आ जाती हैं। आप लोग समझते हैं कि अच्छा इससे करेंगे तो और ज़्यादा पैनिक हो जाएंगे, फला इंटरनल सिचुएशन ख़राब हो जाएगी, बेतहाशा जो इंटरनल मामला होते हैं वो आ जाते हैं। फिर आपकी पॉलिटिकल कमिटमेंट का मसला भी होता है, क्योंकि आप तो बात करनी पड़ेगी पूरे सिस्टम की। वही मैं कह रहा हूँ ना, इसलिए पॉलिटिकल कमिटमेंट का भी मसला होता है कि आप कितने फेयर होते हैं इस तरह के सिस्टम्स के अंदर। जब इस तरह के फेलियर होते हैं तो उसको नंबर 1 कबूल करने के बारे में, और नंबर 2 ये फिर कबूल करने के बाद उसको पब्लिकली चीज़ों को पब्लिक करने के बारे में। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होगा। अभी एहतशाम साहब ने मलिक साहब के बारे में जो बातें की हैं वो बिल्कुल वजह है, क्योंकि मैंने भी मीडिया में रिपोर्ट पढ़ी है कि PIA की जो परफॉर्मेंस है उनके आने से बहुत बेहतर हुई है। तो इसका मतलब हुआ फिर उन पर तो दोनों किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई ना। उन्होंने अपनी नेक नामी जो उन्होंने बनाई है इस इदारे के बारे में उसको भी मेंटेन करना है, और खुद अपने आप को भी क्रेडिबल बनाना है कि जनाब मैंने इस मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो अब ये उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस मामले की सही तरीके से तहकीकात करें। जो भी जिम्मेदारान हैं, जिनसे भी गफलत हुई है, कोताही हुई है, और इसमें जो भी इसमें आदमी की जो भी फॉल्ट है उसको सामने लाया जाए। क्योंकि देखिए जब तक आप चीज़ों को फॉल्ट लाइन को सामने नहीं लाएंगे, लोगों को पब्लिक नहीं करेंगे, तो फिर इदारों के दरमियान और पब्लिक के दरमियान जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है वो कैसे बिल्ड होता है? वो उसी तरीके से बिल्ड होगा ना कि आप चीज़ें मनो अन सही तरीके से लोगों के सामने पेश कर दें और लोगों को बताएं कि ये वजह थी जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा पेश हुआ है, इसमें फला फला ने गफलत का मुजाहरा किया है, हम उनको अकाउंटेबल कर रहे हैं। तो फिर लोग समझते हैं कि हाँ यार ये बिल्कुल ठीक हुआ है। लेकिन अगर आप 2-4 दिन इसके ऊपर बातें करते रहें और 4-5 दिन के बाद एक कमेटी बन जाएगी, कमीशन बन जाएगा, वो आगे से 4 महीने के बाद कोई रिपोर्ट जारी करेगा, वो जाके जो है ना इंतजामी अफसरों के पास जाएगी, वो उसे पोछा पाछी मार के कहते हैं अच्छा जी अभी हम देखते हैं, फलां देखते हैं। हुकूमतें भी फिर उसमें वो दिलचस्पी नहीं लेती है हमारे यहाँ। तो इस वजह से दाखिल दफ्तर हो जाता है, जो बात नकवी साहब ने कहा। तो ये एक क्रेडिबिलिटी रहेगी इस हुकूमत के ऊपर कि अगर उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करना है तो इस वाक़े को एक टेस्ट केस बनाकर उसकी गैर जानिबदाराना तहकीकात करके चीज़ों को मंजर-ए-आम पे लाया जाए, ताकि आप एक बेहतर फ्यूचर की तरफ जा सकें। मैंने जो पहले बात की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि अगर लोगों के अंदर PIA के बारे में मिसट्रस्ट आ जाए और वो इंडिविजुअल लेवल पे आ जाए। देखिए ये बात कितने लोगों को पता होगी, देखिए एहतशाम साहब जो बात कर रहे हैं कितने लोगों को पता होगी कि PIA प्रॉफिट में आ गया, लेकिन लोग तो उस हादसे को देखते हैं ना, आम आदमी। तो आम आदमी के अंदर जो है वो अकाउंटेबिलिटी जो है वो ही एक वाहिद जरिया होता है। जब आप लोगों को अकाउंटेबल करते हैं, लोग पकड़े जाते हैं, लोग कैफरे किरदार पे पहुंचते हैं, तो लोग कहते हैं वाह वाह देखिए ना हमारी हुकूमतों ने कितना फेल काम किया है, अब यहाँ पर यह गफलत दोबारा शायद ना हो सके। तो मैं समझता हूँ कि ये एक टेस्ट केस है इमरान खान की हुकूमत के लिए, खुद PIA के चेयरमैन के लिए, कि वो इसको एक टेस्ट केस बनाकर वाकई साबित करें कि पिछले पाकिस्तान में और आज के पाकिस्तान में एक फर्क है, और हमने देखिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया है या सामने लाए या बेनकाब किया है, तभी इस हुकूमत की भी क्रेडिबिलिटी बन सकेगी। वगरना जैसे माजी में पोछा पाछी होती रही है, माजी में आपने इन मामला को पसे पुश डालकर आगे बढ़ने की कोशिश की है, तो ये फिर आप याद रखिए कि फ्यूचर में आप इस तरह के हादसा को नहीं रोक सकेंगे। हर 2 साल के बाद 3 साल के बाद जब एक वाकया होता है तो उसकी बड़ी वजह ये होती है कि पिछले वाकयात के ऊपर आपने वो काम नहीं किया होता, मिट्टी डाली होती है, तौर पर आपने करना चाहिए। अच्छा मैं नकवी साहब
पिछली बात से जोड़ते हुए चीनी केस पे आपकी राय जानना चाहूँगा, लेकिन जैसे भी सलमान साहब बात कर रहे थे, पॉलिटिकल कंप्रोमाइज़ की बात कर रहे थे, इमरान खान साहब बड़ी होप थी पूरी कौम को। अभी तक जितने वाक़यात पीछे आए हैं उसमें हमें पॉलिटिकल कंप्रोमाइज़ नज़र आए हैं। वैसे मैं ये कहता हूँ कि 2011 में पॉलिटिकल कंप्रोमाइज़ इमरान खान साहब ने करना शुरू कर दिए थे जब उन्होंने इलेक्टेबल्स इकट्ठे करना शुरू किए थे। अब अगर यही चीज़ आगे लिंगर ऑन होती है और 5 साल के बाद हमें ये सुनना पड़ता है कि क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी, तो फिर हुज्जत तमाम करने को वो 2/3 मेजॉरिटी लेके भी आ जाएं और परफॉर्म ना करें, तो फिर ऑप्शन तो नज़र नहीं आता, फिर तो मायूसी नज़र आती है ना। अगर हम 70 सालों के अंदर इस चीज़ को डेवलप नहीं कर सके तो व्हाट नेक्स्ट? देखिए, इमरान खान साहब पहली दफ़ा इक़्तिदार में आए हैं और इक़्तिदार की मनसब पे बैठते हुए जो चीज़ें उनको फेस करनी पड़ रही हैं वो उनके लिए नए हैं। मसलन मैं सीधी सी बात करता हूँ, जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं उसकी ज़िम्मेदारी और है, जहाँ मैं बैठा हूँ इसकी ज़िम्मेदारी और है। जब हम इस कुर्सी पे बैठते हैं तो बहुत सी बातें करते हैं। इमरान खान साहब भी बहुत सी बातें करते रहे, बहुत एहतसाब की बातें करते रहे, करप्शन की खात्मे की बात करते रहे, इसी पे मैंडेट लेके वो आए थे। लेकिन जब उन्होंने सियासी और मसलहत पसंदी का मुजाहरा फरमाया और जमहूरियत में उन्होंने लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया तो भांत भांत की बोली बोलने वाले आए। तो आज भी उनको ये सामना है कि जब काबीना कमेटी में ये रिपोर्ट पेश की, तो मैं नहीं कह रहा, काबीना कमेटी के अरकान मिनिस्टर हज़रात कह रहे हैं कि ये बताएं कि सब्सिडी तो पंजाब हुकूमत ने दी, वज़ीर आला ने दी, उनका नाम कहाँ है, उनका क्या जवाब है? तो इमरान खान साहब जवाब दे रहे हैं उसका। नकवी साहब, आपकी बात लंबी हो रही है, पिछला पॉइंट निकल जाएगा। आपने कहा इस कुर्सी पे बैठ के हम भी बातें करते हैं, खान साहब हमारी बातों में, खान साहब की बातों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारा काम है तनकीद करना और अच्छाई को अच्छा कहना। खान साहब ने तो ये कहा कि मुझे आने का मौका दें, मैं ये करके दिखाऊंगा। उन्होंने वो दावा किया जो हम नहीं करते। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब आप मेज़बान बतौर बैठे हैं तो आपकी ड्यूटी और है, आप कुछ और कर रहे हैं। आपने दोनों को, तीनों को, हम तीन हैं, एहतिशाम साहब बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में, मैं यहाँ बैठा हूँ, आबिद साहब सामने बैठे हुए हैं, सलमान आबिद साहब। तो हम लोगों से आपने बराबर पे एक रेफरी बन के खेलना है। लेकिन जहाँ मैं बैठा हूँ, मैं यहाँ से जो भी मतलब तोप चलाऊँगा तो मैं सलमान साहब पे भी वार करूँ, मैं एहतिशाम साहब पे भी वार करूँ, मैं हुकूमत पे भी तनकीद करूँ, जो मर्ज़ी करूँ, कोई मसला नहीं है। आपके लिए ज़रूर है कि आप हमें लेके चलेंगे। अब मैं ये कह रहा हूँ, जब हुकूमत में आदमी आ जाता है तो फिर उसके लिए मसाइल जो हैं वो कुछ और हो जाते हैं। अब देखें, आप ये देखें, गुलाम सरवर खान वज़ीर हैं और अहम वज़ीर हैं और 4 दिहाइयों से वो इलेक्शन में हैं और जमहूरियत कर रहे हैं, जमहूरियत खेल रहे हैं। उन्होंने 5 सवाल दागे वज़ीर आज़म पे और वज़ीर आज़म ने 5 सवालों का जवाब दिया। वज़ीर आज़म की जो बॉडी लैंग्वेज है वो ये है कि वाजिद ज़िया साहब उनको ला के पेश करते हैं रिपोर्ट, उन्हें रिपोर्ट लेके एक साइड पे रखी, उसके बाद उन्हें सारे सवालों का जवाब देना शुरू किया। उसके बाद उन्हें ख्याल आया कि वाजिद ज़िया साहब बहुत बड़ा काम करके आए, तो उन्होंने उनको बुला के उनके साथ तस्वीर भी खिंचवाई, यानी हौसला अफजाई भी उनकी की। अब मामला ये नहीं है, मामला ये देखें कि 2009 में भी एक रिपोर्ट आई थी इसी चीनी के सिलसिले में कि ये माफिया है और इसको हुकूमतें जो हैं वो परहेज़ करें और इसको ओपन मार्केट में छोड़ दें ताकि ताजिर जो हैं उनका ओपन मुकाबला हो, इसको हुकूमत की सपोर्ट ना हो, हुकूमत इसकी कीमत ना करे। 2018 में भी एक रिपोर्ट आई कि हुकूमत अपना दामन बचाए, एक साइड पे हो। ये बहुत बड़ा माफिया है और यहाँ शुगर एसोसिएशन जो है वो इसकी सरपरस्ती करती है और ये सारे मामलात इसी तरह चल रहे हैं कि गन्ने की जो बिजाई हो रही है, कटाई हो रही है, उससे ज़मीनें भी ख़राब की गई हैं और चूँकि चीनी में बहुत ज़्यादा पैसे कमाए जा रहे हैं। तो मैं आपको एक मामूली सी बात बताऊँ कि अकबरी मंडी में जो ताजिर चीनी का कारोबार करते हैं, उनको मेरे जैसे दोस्त जो हैं वो ईद से आने से पहले वो उनको 2, 4, 5, 10 लाख रुपए जाके दे आते हैं कि यार मेरे पैसे भी इन्वेस्ट कर देना। उन्हें पता है चीनी महंगी होनी है, चीनी पे हमें 4 पैसे मिल जाने हैं। तो जो बड़े लेवल के ताजिर हैं वो क्या करते हैं, आप ये देखें कि हमारी सारी ज़मीन जहाँ कपास बीजी जाती थी, जहाँ कपास उगाई जाती थी, जहाँ कपास हमारी पूरे दुनिया में मतलब अपना नाम कमाती थी, वहाँ सब गन्ना बीजा जा रहा है। और गन्ना वो कि वहाँ ज़मीन हम इस कदर ख़राब कर रहे हैं कि वो पानी का जो मसला है वो भी वहाँ पैदा हो रहा है, वहाँ ज़मीन बंजर भी हो रही है। लेकिन जब फ्रेंडली अपोजिशन हो रही थी पीपल्स पार्टी के दौर में 2008 से लेकर और 18 तक जो कारनामे अंजाम दिए सियासतदानों ने, वो इस शुगर माफिया में थे। अब लोगों का ख्याल है कि शायद जहांगीर तरीन साहब को कुछ सबक सिखाया जाएगा,
तो ये गलतफहमी है, कोई सबक नहीं होगा। इसलिए कि सियासत में दोस्त और दुश्मन जो है वो बदलते रहते हैं, और दुश्मन जो है वो किसी वक्त भी दोस्त फिर बन जाता है, क्योंकि मसाइल ऐसे होते हैं। अब जहांगीर तरीन साहब पे एक इल्ज़ाम है कि जो उन्होंने ज़मीन काश्त की और उसके टैक्स नहीं दिए, 19 करोड़ रुपए नहीं दिया, तो वो कहते हैं हमने लोगों से ली है ज़मीन, और लोग जो हैं वो बेनामी हैं, यानी वो ज़मीन भी जहांगीर तरीन साहब की है। अब मसला ये नहीं, मसला रिपोर्ट में जो एंड हुआ, रिपोर्ट का जो आखिरी जो बात आई जिसमें तजावीज़ दी गई, तो तजावीज़ वही दी गई कि FIA के हवाले कर दिया जाए इस केस को, एंटी करप्शन के हवाले कर दिया जाए, नैब के हवाले कर दिया जाए। ये नहीं कहा कि इनको सबको गिरफ्तार कर लिया जाए और इनके खिलाफ यूं मुकदमा किया जाए या क्या तजवीज़ दी जाए। अब FIA तो पहले मौजूद है जो इंक्वायरी करके आई, जो कमीशन करके आया। नैब जो है वो ऑलरेडी इन लोगों के पे सवार थी। एंटी करप्शन जो है उसके अपने हदूद है, हुकूक है, उसके फ़राइज़ हैं, उसने अपना काम करना है। तो नई बात क्या की? तो मुझे तो ऐसे ही लगता है कि ये मामला जो है ना, सही है, जो होना था वो हो गया, और उसके बाद चंद दिन ये अखबारात की नज़र रहेगा, हम और आप इस पर बहस करेंगे, उसके बाद फिर हम भी भूल जाएंगे, अवाम भी भूल हाँ, जाएंगे, ये रिपोर्ट दाखिल दफ्तर हो जाएगी। एहतशामुल हक साहब, सर आप भी यही समझते हैं कि होना होना कुछ भी नहीं है, बस टॉक शोज में बात हो जाएगी, अखबारात में बात हो जाएगी, कुछ चंद एक दिन और बयानात आ जाएंगे, क्योंकि अभी भी लोग भूल गए थे कि ये जो टाइम गेन किया है उसके बाद रिपोर्ट आएगी, तो कोई इसके ऊपर बात नहीं कर रहा था। पहली बात है कि अभी बात हो रही थी प्राइम मिनिस्टर साहब की ज़ात के बारे में, उनकी सियासत के बारे में। आपको याद होगा कि जब से वो सियासत में आए हैं, 22 बरस उनको हो गए हैं, हमेशा वो इस चीज़ में प्राइड लेते थे। वो कहते थे कि ये मेरे में लीडरशिप है, मैंने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप दिखवाया, मैंने अपना कुलसुम हॉस्पिटल कायम करके दिखाया, नमल यूनिवर्सिटी कायम करके दिखाई। हमेशा वो यही बात करते थे। लेकिन एक उनका बयान ऑन रिकॉर्ड मौजूद है जिसमें उन्होंने थोड़ा सा पहले किसी जगह पे बात कही थी। उन्होंने कहा था कि यार मैं अब इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि क्रिकेट खेलना और सियासत करना दो डिफरेंट चीज़ें हैं, जब उन्हें इतने ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा। देखिए अब हुआ क्या है, इस सारे मामले में आप एक चीज़ नोट करें कि ये पहले इसको कैश क्रॉप कहा करते थे करने को, अब ये कहते हैं ये पॉलिटिकल क्रॉप है। ये पॉलिटिकल क्रॉप क्या है? दो ही बड़ी क्रॉप है, कॉटन के ये है, ठीक है ना, जहाँ पे पैसा बनता है, कॉटन को हमने खराब कर दी, वहाँ पे भी मामला 2% पे आ गई। अब अभी आप देखें कि जिस तरीके से ये सारी चीजें खराब हुई हैं, उसमें सबसे बड़ा मसला जो आया सामने वो ये था कि भाई अब आपने इसके साथ करना क्या है। अब आप जो सवाल लोग उठा रहे हैं कि जी इस रिपोर्ट में ओमिशन एंड कमीशन बहुत सारी चीजें आएंगी। अभी रिपोर्ट में असद उमर साहब का नाम नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं है, उसके बाद उजार साहब का नाम नहीं है, उसमें कॉमन मिनिस्टर का नाम नहीं, जो शुगर बोर्ड के हेड थे जिन्होंने ये सारा काम तय किया। हुमायूं अख्तर साहब का नाम नहीं है, अच्छा, मियां मुनीर का नाम नहीं है। उसके बाद फाइनल जो है ना वो उजार साहब ने 5.5 बिलियन रुपीस की सब्सिडी इसमें दी थी। अब देखिए मसला क्या है, मसला ये है कि ये आपने अच्छी बात है, ये जिसको कहना चाहिए कि हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट के बाद वो भी खैर आपने देखा कि लीक हुई थी हिंदुस्तान में और आप तक हम तक पहुंची थी, वरना जितने कमीशन बने, टास्क फोर्सेज बनती हैं और कमेटीज बनती हैं, कभी किसी की रिपोर्ट नहीं सामने आती। अब ये धड़ल्ले से रिपोर्ट आपने लीक कर दी, लीक क्या कर दी, प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा कि जी ओपन कर दिया जाए। अब यह है कि दो बातें हैं, लंबी बात हो जाएगी, सियासी तौर पे कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मुश्किल में थे, उन्होंने कहा इनसे जान छुड़ाई जाए। ये जो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं ना आहिस्ता आहिस्ता, ये भी और जो ब्यूरोक्रेसी में भी उनके साथ भी जान छुड़ाई जाए अगले मरल में, और सियासी लोगों से भी जो गवर्नमेंट में बैठे उनसे जान छुड़ाई जाए। अब मसला ये है सामा कि आपको और मुझे 120 अरब रुपए का टीका लगा, किसमें? चीनी की वजह से। चीनी की वजह से इन लोगों ने, जालिमों ने 3 तरीकों से पैसा कमाया। एक्सपोर्ट करके पैसा कमाया, उसके बाद चीनी 45 रुपए से 90 रुपए करके कमाया, फिर छट्टा खेल के इस पर पैसा कमाया उन्होंने। ठीक है, अभी तो चले आगे जाके बात आएगी। 5.5 बिलियन की सब्सिडी दी है, 3200 रुपए की सब्सिडी दी IPC को दी है, और जिन जालिमों ने 10 बिलियन रुपए का टैक्स नहीं दिया वो भी अभी सामने आएंगी चीजें। देखिए अब मसला यह है कि जितने लोग हैं, अब आप इनकी देख लें, ये 9 मिले हैं बड़ी, जिनमें जहांगीर तरीन साहब की भी है, उसमें नवाज शरीफ साहब की भी है, और उसके बाद जनाब अरेबिया सलमान शहबाज की भी है, उसके बाद आप देखते हैं जरदारी साहब की भी है, और मुन्ने सलाई साहब जो है ना पार्टनर हैं। हमने देखा ये जो इस दूसरे ग्रुप में जो हमारे ग्रुप नहीं, ये जो हमारे हाशिम साहब जो उनके साथ भी है। अब सवाल ये है कि इसके बाद व्हाट नेक्स्ट? रिपोर्ट आ गई, अब कहा जा रहा है कि जी ईद के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब फैसला करेंगे कि एक्शन क्या लेना है, इसको नैब के पास भेजना है, FIA के पास भेजना है, SCCP के पास जाना है, किसने जाना है। माजरत के साथ मैंने ये सब कुछ देख लिया, ये जितने अदारे हैं
ये कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं, कभी किसी ने फैसला नहीं किया। आगे चल के कॉम्प्रोमाइज होंगे, आगे चल के आप मैं रिश्तेदार अजीज सब आगे आएंगे, वो अपना इन्फ्लुएंस यूज करेंगे और हमेशा की तरह ये मामला दबके चला जाएगा। जो हम रोज रोते हैं ना उसामा के अपने किरदार तक पहुंचाना, ताकि इस तरह की बात दोबारा ना हो। माजरत के साथ इस मसले में जितने पाकिस्तान में कार्टल्स हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग कार्टल जो है ना शुगर वालों का, इसको ब्रेक जिस दिन कर दिया गया, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की एक नई बिगिनिंग हो जाएगी। और इस हवाले से मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि कोई कार्रवाई की जाए। बिल्कुल ठीक है। प्राइम मिनिस्टर भी अल्टीमेटली जो है ना वो हाथ झाड़ देंगे। बिल्कुल सलमान साहब, FIA, एंटी करप्शन, नाब इसमें कोई रोल प्ले कर पाएगी सारे मामले में? देखिए, पहली बात तो ये है कि लोगों का ख्याल ये था कि ऊपर कुछ होगा ही नहीं, फिर कहा गया कमेटी नहीं बनेगी, फिर कहा गया कमीशन नहीं बनेगा, फिर कहा गया फोरेंसिक ऑडिट नहीं आएगा, फिर कहा गया प्राइम मिनिस्टर जहांगीर तरीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। जितनी बातें लोगों ने की, आज कम से कम ये रिपोर्ट कितनी अच्छी और कितनी बुरी है, कम से कम एक चीज आई है, उसने हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को एक्सपोज किया बैडली। सारी पॉलिटिकल पार्टियां और उनकी जो बड़ी लीडरशिप है, जो ताकतवर लोग हैं, जिन्होंने सियासत और दौलत के दरमियान जो नेक्सस बनाया हुआ था, ये उसको बेनकाब किया है। अब यहां से ये कहना कि जी वो जो मुजरिम पकड़े जाएंगे नहीं पकड़े जाएंगे, जरा बात की बात है। पहले मैं समझता हूँ जहां से हुआ पंजाब से सब्सिडी दी गई, पंजाब का तो नाम ही नहीं आया। आप असल में इनकलाब देखते हैं, हाशिम जवाब बख्श का तो नाम ही नहीं आया। सर मेरी बात तो सुन लेना, हाशिम जवाब बख्श का नाम ले रहे हैं, तो नहीं है। एक सेकंड वजाहत कर दूं। हाशिम जवाब बख्श साहब का वहां पे इख्तिलाफी नोट है सब्सिडी ना देने के ऊपर, वो आप जरा पढ़ लें दोबारा। उनके साथ जॉइंट वेंचर हाँ, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, ये जरा थोड़ी सी चीजों की वजाहत ले लें। सलमान साहब, मुझे कम से कम 5 साल आपके साथ प्रोग्राम करते हुए इतना पॉजिटिव आप बाकी किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में अगर सोचते तो यकीन करें बड़ी खुशी होती है। देखिए, मैं तो सामने आपके कहता रहा हूं कि इमरान खान के अंदर जो पॉलिटिकल नेक्सस बना हुआ था, जहांगीर तरीन थे, अलीम खान थे, ये सारे लोग रहे हैं और उन्होंने इमरान खान को इस जगह पे पहुंचाया ना, इसमें तो मुझे कोई दो अभी भी मौजूद है, अभी भी मौजूद है। मैं कह रहा हूं देखना अलीम खान साहब मिलने जाके, मेरी बात सुनो, उसके रिपोर्ट आने से पहले अलीम खान साहब मिले। सुन लेना नासिर नकवी साहब, उसके बावजूद ये रिपोर्ट आई है ना, जहांगीर तरीन अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद इस रिपोर्ट को इजरा करने को तो नहीं रोक सके ना, उसे पब्लिक करने से तो नहीं रोक सके। तो कम से कम ये क्रेडिट दे दें और ये बहस करें कि अब इसको मंतकी अंजाम पे पहुंचाया जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि कल यहाँ पे कोई इंकलाब आ जाएगा, और जमहूरियत में इंकलाब कोई नहीं होता। जमहूरियत एक स्लो ट्रांजिशनल पीरियड होती है जिसमें एक प्रोसेस के तहत आप चीजों को ठीक कर सकते हैं। जमहूरियत में सिर्फ हुस्न नहीं होता है। जी, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ एहतिशाम साहब, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ। वो नकवी साहब से तारीफ सुनना चाहते हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कम से कम अब ये क्रेडिट तो उनको दे दें। अब जरा ये बात करें कि जनाब कि क्या वो लोग, जैसे आपने कहा कि असद उमर का नाम आया, आपने कहा उस्मान बुज़दार साहब का नाम आया, उसमें आपने कहा वज़ीर खज़ाना, मैंने नहीं कहा, नहीं काबीना पूछ रही है भाई, रिपोर्ट में भी आया ना, काबीना पूछ नहीं आया। सर देखिए ना, रिपोर्ट में आया है, उसको वो मुतमईन नहीं कर सके उस्मान बुज़दार साहब, असद उमर साहब भी मुतमईन नहीं कर सके, और आपने तो काबीना में 2 लोगों का नाम दिया, चौधरी सरवर साहब का, मुराद सईद साहब ने भी उसमें सवाल उठाए और फवाद साहब ने उठाया। ये कल बात ये मानिए चैनल के ऊपर कि मैं ब्लैकमेल हुआ। हाँ जी, ये बकायदा असद उमर ने कहा है। तो मैं ये समझता हूँ, देखिए बात यह है कि कैबिनेट के अंदर इस किस्म की डिस्कशन का होना, और 4-5 वुज़रा जो हैं वो जाके इस रिपोर्ट को चैलेंज भी कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि सब्सिडी देने वाले कौन थे, किसने फैसला किया था, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। तो मैं ये समझ रहा हूं कुछ चीजें आगे बढ़ी हैं। अभी जो बड़ा प्रेशर डालने की जरूरत है वो ये प्रेशर डालने की जरूरत है कि इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, इसको महज एक पॉलिटिकल टूल तक महदूद ना किया जाए कि हम इस पर सियासत करते रहे। कानून के शिकंजे में जो जो लोग इसमें शामिल हैं, और ये सिर्फ 9 कंपनियां नहीं है, इसके अलावा भी जो बाकी शुगर कंपनियां हैं, आप उनका भी ऑडिट करवाएं, उनको जिनके नाम नहीं आया वो भी आए, जो जिनके नाम नहीं आया उनको भी लेके आए, ताकि उनको भी पता चले कि 52% इन्होंने एक्सपोर्ट किए। जी बकायदा। अच्छा, फिर जिसने अफगानिस्तान जाके जो चीनी उसको इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट किया, उसके कॉन्टेक्स्ट में भी देखें। आप इन तमाम चीजों को देखें। थोड़ी सी हमारी जो एक अचीवमेंट हुई है, एक रिपोर्ट का आना, मैं समझता हूँ खुद एक बहुत बड़ा पॉजिटिव अमर है। क्लोजिंग से पहले सर नकवी साहब, मुझे कोरोना वायरस के बारे से बात करनी है और जानना आपकी क्या लग रहा है कि हुकूमत अब सारी की सारी, इससे पहले कि आप सवाल पूछे, नकवी साहब से पूछे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद थोड़ा आराम है। नहीं, आप लोगों का आराम है, आज 50 लोग मरे हैं, आप लोगों का आराम है। एहतिशाम साहब, आबिद साहब आज साथ हैं, सलमान आबिद साहब आपके, आप लोग नरमी के हामी थे। आपके मशीरे जो सेहत हैं वो जफर साहब कह रहे हैं, जफर मिर्जा साहब की जो आज 50 लोग मरे हैं, ये नरमी के नतीजे में मरे हैं कि जो हमने नरमी की है, लोगों को ये नहीं समझ आए। आप मामला ये है कि आप लोग चाहने की बात नहीं है, वन साइडेड सोचते हैं आप।
आप एक साइड देख रहे नहीं हैं, तो आप भी तो एक इज्तिमाई साइड सोच बात रहे हैं नहीं ना, कर रहे आप भी तो एक साइड सोच आप रहे हैं कि इज्तिमाई जिसके बात अंदर नहीं कर रहे हैं। देखिए मेरी बात, आराम से हो जाएगा ये बाद, आप फिक्र ना करें आप लोग। सवाल ये है कि आप भी वन साइडेड होकर सोच रहे हैं कि सिर्फ लॉकडाउन ही मसले का हल है, उसका मुतबादल प्लान भी तो बताएं कि इकोनॉमी को कैसे मैंने revive ये करना है। नहीं वो कहा, भाई बता ने रहे कहा सर, वो मुतबादिल ये हल है। मैंने ये कहा बता दे कि एसओपीज जो है इस हुकूमत ने टाइप तो से खोल दिया बनाए जाएं। है, हुकूमत ने तो खोल दिया है। तो उसका भी नुकसान हो। बचाना मकसद नहीं है जी, मुल्क को चलाना भी है, हाँ। मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, ये नहीं उसको नहीं कर देखना सकता। ये। चले सर, पहली दफा वो तो इतना कोरोना बड़ा ने जो है आगे वो बचा लिया आपको, एक- आपके एक माशी चीज मामलात हम को उससे बचा गुजर लिया रहे हैं। जितने मर्जी। साहब आपका बहुत शुक्रिया, मुझे क्लोजिंग पे जाना है, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।